हमारे साथ अब सिद्धार्थ पुरोहित भी जुड़े हैं और साथ ही वीके शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सिद्धार्थ, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिस्टर शर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रीवियस आंसर में आपने बात कही ना, मैं उसी से पहले इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाना चाहता हूँ। SBI, आपने कहा कि रिजल्ट सीजन समाप्त जो हुई है इसने इट हैज लेफ्ट अ स्वीट आफ्टर टेस्ट। SBI पर आपका व्यू क्या है रिजल्ट्स के बाद? SBI के जो रिजल्ट्स के बाद मेरा ये मानना है कि ये वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी खराब समाचार आने थे वो करीब करीब आ चुके हैं। थोड़ा बहुत तो आप फिर भी एक झटका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जो अभी जो लेवल है उनसे नीचे लेके उसके नीचे ले जाने की संभावना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त उपयुक्त समय है कि यहाँ पे आप आंशिक तौर पे SBI में खरीदें, क्योंकि जो दिक्कत वाला इशू है वो मेरे ख्याल से अभी जो फर्दर जो ग्रे एरिया में जो लोन्स हैं वो महज 2% हैं इनके जो लोन बुक है SBI की। तो मेरे ख्याल से, और वैसे भी अगर आप रिपोर्टेड नंबर्स देखें, स्ट्रेस्ड एसेट्स प्लस जो आपके जितने भी NPAs हैं उनको कुल मिला के देखें तो ये लोएस्ट नंबर है अमंग PSU बैंक्स। तो एक जो अनिश्चितता है वो सिर्फ यही है कि जब स्टेट बैंक की जो सब्सिडीज हैं उनका जब इसमें अंततः विलय होता है तो वो किसके फेवर में बात जाती है, कितना झटका या कौन सहन कर सकता है, तो उस वजह से जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। तो अन्यथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियर बाय है इस वक्त। सिद्धार्थ, मॉर्निंग। सिद्धार्थ, एग्जैक्टली आप SBI के नंबर्स को क्या देखते हैं? आई मीन एक बार के लिए हम स्ट्रीट का जो रिएक्शन था, स्टॉक डे हाई पे चला गया, उसको हटाकर, उसको छोड़ के, आई मीन प्राइस बिहेवियर को छोड़ के सिर्फ Q4 नंबर्स पे एम्फसाइज करें तो ओवरऑल द वर्स्ट इज ओवर, सबसे बुरी परिस्थिति वो पीछे जा चुकी है। आप क्या इसको कहने में कंफर्टेबल हैं? जी, मुझे थोड़ा उसके पहले क्वार्टर का बताने दीजिए। जैसे आप अगर देखेंगे Q3 में SBI ने लगभग 20,000 करोड़ का स्लिपेजेस रिपोर्ट किया और Q4 में अराउंड 30,000 करोड़ का, तो लगभग 50,000 करोड़ का स्लिपेजेस ये 2 क्वार्टर में मिला के आए हैं। और यहाँ पे एक चीज है कि मैनेजमेंट ने जब गाइडेंस दिया कि जो उनका वॉच लिस्ट है वो 31,000 करोड़ ही है, विच इज जस्ट 2% ऑफ देयर लोन बुक, 2% का ही लोन बुक का वॉच लिस्ट रखा है, जिसमें से 70% आपका NPA आ सकता है। तो ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव कमेंट है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, जिसके वजह से एक ऑप्टिमिज्म अराइज होता है। तो लगभग 70% आपका उसमें से स्लिपेजेस हो सकता है, मतलब अराउंड 20-22 हजार करोड़। तो सर्टेनली FY17 में एसेट क्वालिटी जो है शायद और खराब ना हो। तो मार्केट ने Q4 को रिजल्ट को ज्यादा नहीं देखा है, शायद आउटकम जो आगे का क्वार्टर का उसको देख के ज्यादा रिवॉर्ड दिया है और एक स्पर्ट आया है। बट मेरे हिसाब से FY17 बहुत ही चैलेंजिंग ईयर रहेगा PSU बैंक्स के लिए और SBI के लिए भी। तो मेरे हिसाब से एक अभी जो उछाल आया है स्टॉक में, शायद हम लोग फ्रेश ये लेवल पे बाइंग ना बोलें, बट जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं ये लेवल पे। बिल्कुल। हमारे साथ सुमित भी हैं, एक बार सुमित से थोड़ी फाइन प्रिंट समझ लेते हैं इस बार SBI के नंबर्स की। सुमित, बताइए। शुक्रिया मेहर। देखिए, SBI के नंबर्स में जो प्राइमा फेसी आंकड़े थे वो तो हाँ जरूर हायर NPAs की वजह से थोड़े प्रेशर में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वैसे वैसे इसकी परत दर परत जो है सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई पड़ी। करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है जो कि NPAs को लेकर है। 8,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग इसलिए है क्योंकि जो AQR नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने के लिए किया, यानी कि इन टोटल करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग है जो कि माना जा रहा है कि SBI ने की है। बेसिकली जो उनकी यूजुअल प्रोविजनिंग होती है जो कि 7700 करोड़ रुपए से गिर कर आई है सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो एक साइड से तो प्रोविजनिंग फ्रंट पर एटलीस्ट वहां बेहतर माना जा रहा है। लेकिन 20,000 करोड़ रुपए की जो प्रोविजनिंग हुई है वो बड़े कॉर्पोरेट्स की तरफ से होती हुई दिखाई पड़ी है। मिड कैप कॉर्पोरेट्स ने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और इंफ्रा और पावर ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पर मेजर NPAs जो है वो बनते हुए फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं और वहीं पर ही उन्होंने मेजर प्रोविजनिंग भी की है। 3300 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त प्रोविजनिंग उन्होंने रखी हुई है जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है और आगे भी आगे के लिए किया है। बैंक का ये भी कहना है कि अब तक जो सिचुएशन है वो थोड़ी जो भी वर्षन अब देख रहे हैं वो इसलिए दिख रही है कि बुक्स को क्लीन किया जा रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन थोड़ी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। जो भी एसोसिएट्स का मर्जर होगा
उससे एनपीएस पे कोई खास असर नहीं होगा। थोड़े एनआईएम जरूर डाइल्यूट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन एनपीएस के ऊपर कोई खास बढ़ोतरी की उम्मीद एटलीस्ट नहीं लगाई जा सकती। मैनेजमेंट की कमेंट्री साउंड थी और शायद ये ज्यादा तवज्जो दे रहा है, मार्केट इस चीज को ज्यादा तवज्जो भी दे रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ा कंसर्न जो है वो 98,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस एनपीए का फिगर अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि कोई भी बैंक 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ग्रॉस एनपीए का फिगर देता है। आई थिंक मैं इस बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले शर्मा साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। आई मीन कुछ हाउसेस ने, आई मीन नतीजों को तो आपने देख ही लिया, आई मीन स्लिपेजेस को देखा, प्रोविजनिंग को देखा। एक और चीज, कुछ बड़े हाउसेस ने एक यहाँ पर एक बात जो एसबीआई को लेकर कही थी कि भाई इस वक्त आपको अपने एसेट्स क्वालिटी पे एम्फेसाइज करना चाहिए था, आपको अपने एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस, प्रोविजनिंग, स्लिपेजेस पे ध्यान देना चाहिए था। इस वक्त आप चले गए हैं विलय की प्रोसेस पे आपके एसोसिएट बैंकों से, वो शायद एक बड़ा हैंगओवर होगा। शायद वो आपके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, द प्राइस ऑफ 197, क्या आपको वो लगता है कि वो हैंगओवर इस स्टॉक पे रहेगा, वो अपसाइड कैप्ट कर सकता है आई मीन FY17 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में? जी जी जी, मेरे ख्याल से आपने सही बात कही है और यही एक झटका है जो इसको अपना पूरा जो इसको उभर कर आना चाहिए स्टेट बैंक की वैल्यूएशंस को, उससे उनको पूरी तरह से परिपक्व होने से रोक सकता है। तो एक ही रिस्क रहेगा ही रहेगा और ऐसे वक्त के अंदर मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है कि आउटस्मार्ट करे उतना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से खराब होगा। तो वो जितना पोटेंशियल है उतना भरपूर नहीं कर पाएगा। अगर सरकार इस प्रोसेस को जल्दी कर देती है, जो जल्दी करने पे भी 2 साल लगेंगे, तो ऐसे वक्त के अंदर मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको मार्केट परफॉर्मर टाइप रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बाकी अन्य पीएसयू बैंक से फिर भी बेहतर रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सिद्धार्थ, अब क्योंकि लार्जली सारे ही जो की बैंक्स हैं, टॉप बैंक्स हैं, बीट पीएसयू और प्राइवेट, दे आर डन विद देयर नंबर्स। ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या कहता है, स्पेशली पोस्ट एसबीआई नंबर्स, कि बैंकिंग स्पेस के लिए और खासकर पीएसयू बैंकिंग स्पेस के लिए जो सबसे बुरा दौर था, क्या वो पीछे है? बिकॉज जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज हैं या रेटिंग एजेंसीज, उनके व्यूज थोड़े से मिक्स्ड हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बैंकिंग, फॉरगेट एसबीआई। ओवरऑल आप अगर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर लास्ट 1 साल तो काफी डिसअपॉइंट किए हैं और Q3 और Q4 सबसे ज्यादा खराब रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी हद तक जो बड़े कॉर्पोरेट्स का जो एनपीएस है वो रिकॉग्नाइज्ड है, बट जो मिड साइज हैं वो मुझे नहीं लगता है कि पूरा का पूरा अभी तक कैप्चर हुआ है। तो हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में शायद बहुत ज्यादा स्लिपेजेस ना देखें जैसे हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में देखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके स्लिपेजेस नहीं रहेंगे या तो एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से और ज्यादा शायद खराब ना हो। बट और एक चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो सारे पीएसयू बैंक्स के हैं इंक्लूडिंग एसबीआई, सबके प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बहुत ही वीक है फिलहाल। जैसे स्टेट बैंक आप मान लीजिए 60% प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, तो उनको जब ये 70% तक लेके जाना है आगे जाके, तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एब्सोल्यूट नंबर में FY17 और 18 में काफी हाई रहने का संभावना है और वो बेसिकली बॉटम लाइन को आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा ग्रोथ में। तो एक पार्ट है कि आपका सामने क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा नहीं है और सेकेंडली प्रोविजनिंग आपका ज्यादा रहेगा, तो वो केस में शायद जो रिटर्न रेशियोज है सबड्यूट रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो वो केस में आपका वैल्यूएशन शायद रेटिंग ना दिखे अभी के लिए। सिद्धार्थ, तो मुझे लगता है कि एक हम लोग काफी हद तक एक जी सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो व्यूअर है बहुत सरल भाषा में ये जानना चाहता है कि भैया मैं खरीदूं क्या इस वक्त? मैंने सब कुछ देख लिया, नतीजे देख लिए। आप कह रहे थे कि एसबीआई को लेकर बाजार को बहुत डर है। एसबीआई जबकि नतीजा है वो ऑलमोस्ट जाके डे हाई पे बंद हुआ है। मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है, आप कह रहे हैं खतरा है, आप कहते हैं बुरे दौर में स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। अगर आप भी सिद्धार्थ अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते और उसमें से मान लीजिए आप 20 या 25% बैंकिंग को देते, तो वो 25% में जो स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, जिसमें प्राइवेट बैंक्स हो, जिसमें पीएसयू बैंक्स हो, जिसमें मिड कैप हो, जिसमें लार्ज कैप हो, उसका कॉम्बिनेशन कैसे रखना चाहिए सिद्धार्थ? जी, अभी जैसा अगर आपको ये लेवल पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं शायद ये लेवल पे खरीदने का सलाह ना दूं एसबीआई, बट एक एनी करेक्शन, जैसे अगर 10% करेक्शन लेवल पे तो शायद इसको खरीदा जा सकता है। बट जहां तक दूसरे पीएसयू बैंक का मामला है तो हम लोग अभी भी पीएसयू बैंक्स में नेगेटिव है और जो प्राइवेट बैंक्स हैं मुझे लगता है कि उनको भी शायद ये लेवल पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। और आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, मैं ज्यादा अभी फेवर में नहीं हूं बैंक्स के, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स में।
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पीएसयू बैंक्स इन जनरल शायद अंडर परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ महीनों के लिए, एटलीस्ट फॉर 2 क्वार्टर्स। तो शायद मैं ये लेवल पे खरीदने का सलाह ना दूं, बट स्टेट बैंक सर्टेनली ये बाय ऑन डिप्स बनता है, बट ये लेवल पे शायद खरीदना एक सही डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने काफी हद तक एक्सपर्ट दिखा है और मेरा ये मानना है कि सारे प्रॉब्लम्स अभी तक ओवर नहीं हुए हैं फॉर पीएसयू बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई। तो शायद एक एक करेक्शंस में इसको खरीदना चाहिए, बट ये लेवल पे नहीं। और आपका जहां तक मानना है कि जैसे पोर्टफोलियो के हिसाब से मिड कैप और लार्ज कैप, अभी भी जैसे लार्ज कैप बैंक्स हैं वो काफी हद तक फेवर में है। जो छोटे बैंक्स हैं उनका अभी तक प्रॉब्लम शायद पूरा अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। सो FY17 में शायद और ज्यादा प्रॉब्लम आपको दिख सकता है, तो उसको क्लियरली अभी अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पोर्टफोलियो में आपको ज्यादातर पीएसयू या तो प्राइवेट है वो लार्ज ही होना चाहिए और मिड कैप्स और स्मॉल अवॉइड करना चाहिए as far as banking is concerned। बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। इस बीच जी लर्न की तरफ